अब देखिए क्लिनिकल कोरिलेट्स में एक बोन फ्रैक्चर्स हैं, ये बोन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ऑस्ट्रेलॉजी है, तो ऑस्ट्रेलॉजी के आप यहाँ पे देखिए क्लिनिकल कोरिलेट्स में आपको पता है ना कि ये क्लेविकल है, इसका फ्रैक्चर बड़ा कॉमन है। एक्सपोज्ड बोन है ना, स्किन के नीचे सबकुटेनियस बोन है और काफ़ी वीक है, तो ये इसका फ्रैक्चर बड़ा कॉमन है। ये इस वक्त फ्रैक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं। वो फ्रैक्चर इसका डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट ट्रामा, और ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से भी हो सकता है। जैसे आउट स्टेज हैंड पर अगर पाम पे कोई गिरता है तो पाम पे गिरेगा, तो आपको पता है कि पाम पे गिरेगा तो ये स्केफाइड बोन हो सकता है, स्केफाइड उधर ही फ्रैक्चर हो जाए, तो आगे से वो जो इम्पैक्ट की वेव है ना वो ट्रेवल नहीं करेगी, या तो ऐसा, या वहाँ बच गया अगर यंग है तो आप देखेंगे कि ये जॉइंट से गुजरेगा। और जॉइंट कौन सा? रेडियोकार्पल जॉइंट यानी रिस्ट। तो इसका मकसद है कि ये वेव आपकी गुजरेगी कहाँ से? रेडियस से। लेकिन रेडियस का हेड जो है ऊपर कैपिटलम के साथ टच करता नहीं है, तो फिर वेट शिफ्ट ही नहीं होगा, लेकिन रास्ते में वेट शिफ्ट हो जाएगा थ्रू द इंट्राशस मेम्ब्रेन टू द अल्ना, और अल्ना तो फिट है ना आपके ट्रॉक्लियर नाच के साथ, तो ह्यूमरस पर आपकी वेव पहुंच जाएगी, और ह्यूमरस पे पहुंच गई तो फिर ग्लेनॉइड पे, और ग्लेनॉइड पे पहुंच गई तो स्केपुला पे, स्केपुला पे पहुंच गई तो एक्रोमियन पे, समझे, और उसके साथ ये कोराकॉइड वगैरह पे, और यहाँ से ट्रेवल करके फिर क्लेविकल पे आएगी। इस दौरान अगर कोई बोन टूट गया, जैसे ओल्ड एज में 50 ईयर्स में आप देखेंगे लोअर एंड ऑफ द रेडियस से फ्रैक्चर हो जाता है, कोलिस फ्रैक्चर, आउट से हिंड पे ऐसे गिरेंगे ना तो नीचे लोअर एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर हो जाता है, इसको कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं। ये 50 ईयर्स प्लस वालों में बड़ा कॉमन है। यहाँ से हुआ तो इम्पैक्ट यहाँ पहुँचेगा ही नहीं, लेकिन यंग होगा तो ये बच जाएगा, और ऊपर चलेगा। अगर थोड़ा सा ओल्ड एज में मेल वगैरह होगा तो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर हो सकता था, तो फिर वेव यहाँ नहीं पहुँचेगी। लेकिन अगर ये भी बच गया, यंग है पेशेंट, ये भी बच जाएगा, ये भी, तो फिर यहाँ से गुजरेगी, और जैसे यहाँ से गुजरेगी तो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 की जंक्शन पे उमूमन, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है डायमेंशन थोड़ी चेंज होती हैं, आगे कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी, पीछे कॉन्वेक्सिटी, फिर चेंज हो जाता है, आगे कॉन्वेक्सिटी, पीछे, तो जहाँ से ये चेंज हो जाता है वहाँ से वेव जल्दी पास होती है, तेज़ से, वहाँ फोर्स ज़्यादा लगती है, क्लिक हो जाएगी यहाँ पर, तो ये क्लिक हो जाएगी, तो ये यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये जो लेटरल फ्रेगमेंट है इसका, ये वाला, ये वजन की वजह से डिप्रेस हो जाएगा, तो शोल्डर ड्रॉप करेगा आपका। आप ऐसे खड़े हैं ना ऐसे, तो ग्रेविटी की वजह से ये क्या होगा? ये शोल्डर ऐसे ड्रॉप होगा, नंबर 1। तो ये शोल्डर ड्रॉप होगा, और ये शोल्डर ड्रॉप होगा कि ह्यूमरस भी नीचे आएगा, ह्यूमरस नीचे आएगा, और यहाँ पर इसके जो रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन होगी ना एडक्टर्स की, ये इसके आर्म को ऐसे खींच लेंगे। कौन सा? पेक्टोरस मेजर खास तौर पे, तो ये आर्म को ऐसे खींच लेंगे। लेकिन वो जो है ना उसका ये वाला जो पोर्शन है इसका मीडियल 1/3 का पोर्शन, ये मीडियल 1/3 का पोर्शन ये क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे। ये कौन ऊपर लेके जाएगा इसको? ये ऊपर लेके जाएगा ये मसल, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ये जो आपका नेक का मसल है ये इसको, क्योंकि ये यहाँ लगा हुआ होता है इस जगह पे, तो क्या करेगा? क्योंकि आपका ये मीडियल फ्रेगमेंट क्या अभी पूरा है उसके साथ कि ये फ्री हो गया, जो फ्री हो गया तो जो सबसे पावरफुल मसल है इसको ऊपर खींच लेगा ऐसे ऐसे। तो अपवर्ड विल बी अपवर्ड पुल्ड बाय स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, एंड लेटरल फ्री फ्रेगमेंट विल बी डिप्रेस्ड ड्यू टू द pull of the gravity, and it will be immediately pulled because of the very forceful adductors. तो ये ऐसे जब ये जो हाँ होगा ना ये, तो ये ऐसे गिर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। हाँ, वो इसकी वजह से हो जाएगा, जाहिर है। पेक्टोरस मेजर क्योंकि यहाँ लगा हुआ है ना, वो आपको पता है कि वो लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टर ग्रुप पे लगा हुआ, तो उसको खींच लेगा ऐसे, पावरफुल मसल है बहुत, पेक्टोरस मेजर आपको पता है, तो उसको एडक्ट कर लेता है वहाँ। तो ये है क्या? ये इसका फ्रैक्चर्स ऑफ द क्लेविकल है। यहाँ पर आगे बढ़े, यहाँ पर कुछ और फ्रैक्चर्स देखें। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी आपने देखा है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पर सबसे ज़्यादा जो पुल होता है वो सुप्रास्पाइनेटस का होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये या तो डायरेक्ट कोई ट्रामा लग जाए, या मोर वायलेंट पुल की वजह से, यहाँ से हम देखें कि ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी जो ह्यूमरस की है ये फ्रैक्चर हो जाएगी, या डायरेक्ट ट्रामा की वजह से, या वायलेंट कंट्रैक्शन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, बड़ा पावरफुल मसल है, तो सुप्रास्पाइनेटस की वजह से, तो सुप्रास्पाइनेटस के पावरफुल पुल की वजह से ग्रेटर ट्यूबरोसिटी जो है ये वहाँ से टूट जाती है। इसको एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं, एवल्जन, इट हैव बीन एवल्ज्ड। ये देखें, ये निकल गया, ये टुकड़ा ही उड़ गया, तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये टुकड़ा ऊपर आ जाएगा ऐसे, इसको तोड़ दिया उसने, यूँ समझ लो, तो इसको एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं जो यहाँ पर आपको।
और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपके जो इनिशियल 15 डिग्रीज जो आप ले रहे थे वो नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर पैसिवली इतना कर जाओ तो फर्दर डेल्टोइड कर लेगा, लेकिन बहरहाल पेन तो होगा, उस जगह से पेन हो। तो ये क्या है, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है किसका है, वायलेंट पुल ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, और इट विल बी डायरेक्ट ट्रामा ऑफ दी डायरेक्ट ट्रामा या डायरेक्ट इंजरी, अगर बाहर से हो जाए तो उड़ जाएगा ऐसे, अंडरस्टैंड। तो दिस विल बी अनदर थिंग दैट यू आर एक्चुअली सीइंग हियर। आगे बढ़ें आप यहाँ पे, लेसर ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर। अब देखें, ये आगे से देख रहे हैं, ये सबस्कैपुलरिस मसल है, वो लेसर ट्यूबरोसिटी में, लेसर ट्यूबरकल में लगा हुआ है। ये एवल्जन फ्रैक्चर है, या एवल्जन फ्रैक्चर या डायरेक्ट ट्रामा हो जाए, और ऐसा हो गया तो ये देखें यहाँ से कंट्रैक्शन होगी, वो कब, जब मीडियल रोटेशन करते हो, बड़ा पावरफुल मीडियल रोटेटर है ये, कौन, सुप्रास्कैपुलर, ये सबस्कैपुलर मसल। इसका मकसद है कि आप वो मूवमेंट बहुत ही मुश्किल से ही कर पाएंगे जिसको मीडियल रोटेशन कहते हैं। तो इनिशियली तो मीडियल रोटेशन होगी ही नहीं, और आप बाद में करेंगे भी, शायद कुछ और मीडियल रोटेटर्स भी हैं, लेट्स टारसी, टीरीज मेजर, इवन पेक्टोरस मेजर खुद थोड़ी सी मीडियल रोटेशन करते हैं, लेकिन इट विल वेरी वेरी पेनफुल। क्यों, ये आपका एवल्जन फ्रैक्चर हो गया, लेसर ट्यूबर। तो लेसर ट्यूबरोसिटी के फ्रैक्चर की मेन वजह क्या है, डायरेक्ट ट्रामा, आ वायलेंट पुल ऑफ सबस्कैपुलरिस मसल। ये आपसे पूछना ये चाह रहा होगा कि सब लेसर ट्यूबरोसिटी के साथ किस मसल की रिलेशन है, कौन मसल है जो इधर अटैच होता है, और इसका एक्शन क्या होगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से एक्शन में पेन होगा, समझ गए। तो ये पूछना एनाटॉमी में पूछे, जब वो सिनेरियो डेवलप करेगा तो पूछना ये चाह रहा होगा कि ये किस तरीके से ये पेशेंट जो होगा ये कैसे बिहेव करेगा। सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। और सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का ये जो फ्रैक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर इस जगह से, ये क्यों होगा, ये सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के फ्रैक्चर उमूमन डायरेक्ट ट्रामा से भी होते हैं, या आउट स्टेज हैंड पे अगर गिरेगा, खास तौर पे 50 ईयर्स प्लस के जो लोग जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है, फीमेल में भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये उमूमन फ्रैक्चर हो जाएगा। और ये अगर फ्रैक्चर हो गया तो चांसेस हैं कि शायद फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स में ट्रैप हो जाए आपकी एक्सिलरी नर्व, और एक्सिलरी नर्व अगर ट्रैप हो गई तो वो मसल जो इससे सारे ही बैठा हुआ है डेल्टॉइड, तो डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाएगा। और डेल्टॉइड पैरालाइज हो गया तो इनिशियल डिग्री तो शायद कर सकें, इससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे आप। और इसका मास जो है, इसका टोन जो है आस्ते आस्ते कम हो जाएगा, तो इसकी एट्रोफी भी हो जाएगी। ये एट्रोफी हो गई तो इसका बड़ा हिस्सा तो ओरिजिन ले रहा होता है एक्रोमियान से, तो एक्रोमियान का बोन यहाँ से फील होगा, दूर से नज़र आएगा, प्रोमिनेंट शोल्डर टिप नज़र आएगी, प्रोमिनेंट बोनी एक्रोमियान फील होगा। अब तो ढका हुआ है किसमें, मसल में, वरना मसल का टोन ऐसे हो गया तो डेल्टॉइड इसके मुकाबले में आधा भी नहीं रहेगा, और उसके बाद ये आपका शोल्डर जो होगा वो शोल्डर टिप प्रोमिनेंट हो जाएगी, बोनी प्रोमिनेंस वहाँ से आपको नज़र आएगी। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक के हिसाब से। तो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट ये इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे। ये खास तौर पे आउट स्टेज हैंड पे गिरेगा तो इनडायरेक्ट ट्रामा, या फिर डायरेक्ट ट्रामा अगर लग जाए तो डायरेक्ट ब्लो होगा, तो इससे भी फ्रैक्चर हो सकता है। अब देखिए फ्रैक्चर ऑफ द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, मिड शेफ्ट फ्रैक्चर हुआ तो मिड शेफ्ट फ्रैक्चर में उमन नर्व आपकी इंजर हो जाएगी, क्योंकि स्पाइरल ग्रूव में रन कर रही है आपकी, ठीक है ना, आपकी रेडियल नर्व। अगर वो रेडियल नर्व इसके अंदर अगर रेडियल नर्व यहाँ पर देखें, अगर रेडियल नर्व यहाँ फ्रैक्चर हो गया, मिड शेफ्ट फ्रैक्चर, तो रेडियल नर्व इंजर हो जाएगी। अगर यहाँ रेडियल नर्व इंजर हो गई तो मस्कुलर लॉस कितना होगा। अब मस्कुलर लॉस कितना होगा, आम में तो सवाए ट्राइसेप्स को तो किसी को सप्लाई कर नहीं रही थी, तो यहाँ अगर रेडियल ग्रूव इधर है तो आपको पता है रेडियल ग्रूव में रहते हुए ये दो नर्व्स देती है, एक नर्व टू मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड नर्व टू लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और जब ये एक्सिला में होती है तो तब भी दो देती है, नर्व टू लॉन्ग हेड, नर्व टू मीडियल हेड। मीडियल हेड को दो ब्रांचेस हैं। तो क्योंकि मिड शेफ्ट फ्रैक्चर हुआ है तो एक्सिला में देती हुई वो दो ब्रांचेस तो बच गई, माना मीडियल हेड भी बच गया, लॉन्ग हेड भी बच गया। क्या लेटरल हेड बच गया कि पैरालाइज होगा? पैरालाइज होगा, ये भी पैरालाइज नहीं होगा। वजह, जब रेडियल हेड, जब मिड शेफ्ट फ्रैक्चर होता है ना, तो मिड शेफ्ट फ्रैक्चर उस जगह होता है इससे पहले रेडियल ग्रूव में दो ब्रांचेस हायर अप निकल चुकी होती हैं। अगर ये रेडियल फ्रैक्चर, इधर ह्यूमेरल फ्रैक्चर यहाँ हुआ है और रेडियल ग्रूव से थोड़ा पहले इनिशियल पार्ट ऑफ रेडियल ग्रूव में दो ब्रांचेस दे चुकी है, लेटरल को भी और मीडियल को भी, तो क्या वो ब्रांचेस अफेक्ट होंगी कि वो नहीं होंगी? वो नहीं होगी।
और एक्जिला वाली तो वैसे ही अफेक्ट नहीं हुई है, तो ट्राइसेप्स को कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्राइसेप्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा और आप अपनी एल्बो को आराम से फिक्स कर सकते, उसको एक्सटेंड कर सकते हो। रिस्ट पे तो वैसे ही कुछ असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको मतलब है जहाँ नहीं, मकसद है कि एक्सटेंशन यहाँ होगी और यहाँ अगर ये हो गया तो रिस्ट पे फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिस्ट वाले जो जितने भी मसल्स हैं वो सारे के सारे वो तो पैरालाइज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो वो पैरालाइज हो जाएंगे, इसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर, लेकिन अगर इससे भी ऊपर होता यहाँ, जैसे क्रचेस से, जैसे सैटरडे नाइट पैल्सी मैंने बताई थी आपको शायद एक दफ़ा, ऐसे होता है ना कि जैसे उमूमन वेस्ट में उमूमन लोग वीकेंड्स पर बहुत सारे, आप देखें उनके 5 दिन जितना काम होता है, लोग निढाल हो जाते हैं। वीकेंड पर आते आते लोगों का हशर बुरा हो जाता है। जो कारपोरेट सेक्शन, आपको पता है ना, कारपोरेट एरिया जब आप यहाँ पे देखते हो, कारपोरेट सेक्शन में इतना काम होता है, स्ट्रेस इतनी होती है कि 5 दिनों में वो निढाल हो जाते हैं। 2 दिन उनकी होती है वीकेंड, तो उस वीकेंड में वुमन वेस्ट में क्या करते हैं, आराम, और आराम के लिए वो क्या करते हैं, वुमन शराब वराब, अब वहाँ आपको पता है आम, तो वो जैसे आ गए वीकेंड में, वीकेंड को 2-3 पेग चढ़ा के टीवी के आगे बैठ गए, खाया बर्गर ये फला, और फिर उधर ही चेयर पे ही वो उनको नींद आ गई, क्योंकि 2 पेग चढ़ाए होंगे ना, उधर ही नींद आ गई। नींद कैसे आ गई कि रेस्ट चेयर पे बैठे हुए हैं। और आपको पता है चेयर पे उमूमन जो बड़ी रेस्ट चेयर्स होती हैं, उनमें बैठने का तरीका ये होता है कि कभी कभी ऐसे रिलैक्स होने के लिए हम अपना बाजू जो है ना, उनके वो जो सपोर्ट होती है उसके पीछे ऐसे करते हैं कि नहीं, ऐसे किया और आराम से देखा, वो पता चला वहाँ उनको नींद आ गई। अब जो नींद आ गई तो 2-3 जो चढ़ाए हुए उसने, तो नींद हो गई उसकी लंबी, डीप स्लीप फॉर, चेयर पे ही वो 10 घंटे सो गया जब तक वो नशा उतरे उसका। तो वो जो जहाँ लगाया था पोस्चर ही चेंज नहीं होगा, दबा होते 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 ब्रेकियल प्लेक्सस दब जाएगा। खासतौर पे जिस तरीके से बैठा हुआ है तो पोस्टीरियर कार्ड पे दबा होगा ज़्यादा। वो पोस्टीरियर कार्ड की तो माँ है, वहाँ से तो सबसे बड़ी नर्व ही है रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व से रिलेटेड हर चीज़ में गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ अगर गड़बड़ हुई तो फिर ये नहीं समझना कि अब ट्राइसेप्स बचेगा, अब ट्राइसेप्स भी जाएगा, वो सारे तो जाएंगे ही रिस्ट वाले। तो पेशेंट जब सुबह उठेगा ना तो उसकी होगी रिस्ट ड्रॉप, और साथ में उसका एल्बो हो जाएगा फ्लेक्स, क्योंकि वो एक्सटेंशन करेगा नहीं, इस हालत में यहाँ आएगा। इसको बोलते हैं सैटरडे नाइट पैल्सी, क्योंकि ये सैटरडे नाइट को ही होती है उमूमन। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि 3 दिन 4 दिन फिजिशियन उसकी फिजियोथेरेपी प्लस उसको जो दबाव की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स ये वो दे के 3-4 दिन में उसको सेट कर देता है। परमानेंट इंजरी एज सच नहीं होती है, अनटिल कि बहुत ज़्यादा इंजरी ना हो गई हो, तो फिर तो लंबा चलता है मामला। इसको सैटरडे नाइट पैल्सी कहते हैं। सैटरडे नाइट पैल्सी इज एक्चुअली द रिस्ट ड्रॉप, नॉट जस्ट रिस्ट ड्रॉप बट द लॉस ऑफ एक्सटेंशन बाय योर ट्राइसेप्स, यानी रेडियल नर्व से सप्लाई होता हुआ हर मसल जाएगा, तो सारे मसल जाते हैं। तो पेशेंट इस तरीके से यहाँ पर आता है। यहाँ तो मिड शेफ्ट फ्रैक्चर में मैंने बताया इस तरीके से यहाँ पर होगा। अगर अब इसमें उमूमन पूछते हैं एक चीज़, अब देखें यहाँ से आप, अब देखिए ये मिड शेफ्ट फ्रैक्चर है ना, ये है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब वो पूछते हैं कि अगर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से प्रॉक्सिमल अगर फ्रैक्चर हुआ तो पेशेंट का पोस्चर क्या होगा, और डिस्टल अगर फ्रैक्चर हुआ तो पेशेंट का पोस्चर क्या होगा, पेशेंट किस हालत में आएगा। आप बोले मुझे क्या मत्थामारी करनी है, मैं एक्सरे देख लूँगा वैसे पता चल जाएगा, वैसे तो चलेगा, लेकिन एक एनाटॉमी के स्टूडेंट को, एक फिजिशियन को पता होना चाहिए कि ये जो फ्रैक्चर है ये मुझे लगता है कि ये डिस्टल है, ये मुझे लगता है कि ये प्रॉक्सिमल है। अब ये है क्या, ये है क्या। अब इसे मिड शेफ्ट फ्रैक्चर में देखें, इसको खास तौर पे 2 जगहों पर हमने समझाया है इसे। व्हेन द फ्रैक्चर लाइन इज प्रॉक्सिमल टू द डेल्टॉइड इंसर्शन, यानी अगर फ्रैक्चर होता है इधर, ये है तुम्हारी डेल्टॉइड की इंसर्शन, ये इधर था डेल्टॉइड, अगर फ्रैक्चर लाइन यहाँ से पास हो इधर से, तो ये फ्री, ये फ्री। तो अगर ऐसा हुआ, ये अगर ऐसा हुआ, तो जो प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट है इस पे ज्यादा असर डेल्टॉइड का होगा या यहां जो लगे हुए हैं इंटरट्यूबरकुलर सल्कस वाले उनका होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ से जो टूटा है तो डेल्टॉइड तो डिस्टल पे लगी हुई है, तो ये जो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है इसको तुम्हारे ये एडक्टर्स जो हैं मीडियली ऐसे एडक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो ये मेजर वगैरह जो है इसको मीडियली एडक्ट कर लेंगे यहाँ पर। चलो वो तो कर लेंगे एडक्ट। डिस्टल फ्रेगमेंट का क्या होगा? डिस्टल फ्रेगमेंट पे किसका असर होगा? डेल्टॉइड का। और डेल्टॉइड की कंट्रैक्शन की वजह से जो इसको ऐसे खींच लेगा ऐसे, तो डिस्टल फ्रेगमेंट थोड़ा सा और खिंच के थोड़ा और प्रॉक्सिमली आ जाएगी। ऐसे कहाँ खींचेगा? नीचे धक्का देगा कि अपनी तरफ खींचेगा? तो अपनी तरफ खींचेगा तो वो थोड़ा सा मोर प्रॉक्सिमली आ जाएगी। इसका मकसद ये है कि पेशेंट इस हालत में आएगा, ये देखना प्रॉक्सिमल एडक्ट हो गया और डिस्टल थोड़ा ऊपर आ गया ऐसे, समझ गए? ये तो यहां पर। लेकिन अगर यही फ्रैक्चर यहां होता, यानी ये फ्रैक्चर जो है फ्रैक्चर इज डिस्टल टू द डेल्टॉइड इंसर्शन, तो अब की बार प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट क्या होगा? ये यहां हुआ है, ये प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है। अब इस प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट पे असर सिर्फ पेक्टोरस मेजर का होगा कि खुद डेल्टॉइड का भी होगा? और डेल्टॉइड तो तुम्हें पता है वो एबडक्टर है। तो अब की बार ये जो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है ये अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको बाहर की तरफ, क्योंकि वो एबडक्टर है। यानी अगर आपका प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट अंदर की तरफ खिंचा हुआ हो तो समझ लेना कि फ्रैक्चर लाइन इंसर्शन से ऊपर है। अगर प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट दूर गया हुआ हो तो समझ लेना कि फ्रैक्चर लाइन डिस्टल है। ये डेल्टॉइड की इंसर्शन की वजह से। तो ये चीज़ आप यहाँ पर अगर सिनेरियो कहीं भी ऐसा डेवलप हो जाए और आपसे पूछे कि डिस्टल फ्रेगमेंट आप कहाँ पाएंगे एक्सरे में, तो आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है इसको। दूसरा फ्रैक्चर ऑफ द एंड ऑफ द ह्यूमरस, इसको सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर। बड़ा खतरनाक फ्रैक्चर है ये वो जगह है जहां तुम्हारी रेडियल नर्व, अल्नर नर्व पहुंची हुई है, नॉट अल्नर बट मीडियन नर्व पहुंची हुई है। इस तरफ तुम्हारी रेडियल नर्व है, वो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी। इस जगह अगर फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है तुम्हारी आर्टरी रप्चर हो जाए, ना भी हुई रप्चर, फ्रैक्चर की वजह से होगा ये कि इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी। उस स्वेलिंग की वजह से इवन वो भी दबाव आएगा आर्टरी पे। न सिर्फ दबाव आएगा आर्टरी पे बल्कि उसके साथ साथ कंट्रैक्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रैक्चर की वजह से पेन इतना होता है कि आर्टरी में वेजोस्पाज्म हो जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होने से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और ब्लड सप्लाई अगर कट ऑफ हो गई तो फिर इवन कोलेटरल्स भी आपके फौरी तौर पे इतना काम नहीं करते हैं। फिर आपके ये जो रेडियल और अल्नर आर्टरी से सप्लाई होने वाले जो मसल्स थे वो इस्कीमिक हो जाते हैं, इस्कीमिया हो जाती है, बहुत सीवियर पेन उनके अंदर। एक तो इस्कीमिया हो जाएगी उनके अंदर, इस्कीमिया हो जाएगी, चंद घंटे वो इस्कीमिया को बर्दाश्त कर लेते हैं। लोअर लिम्ब में मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए ब्लड काफ़ी होता है, 6 से 7 घंटे बर्दाश्त कर लेते हैं। तनख्वाह बंद कर दो उनकी तो 6 से 7 घंटे रखे हुए ब्लड, जो ब्लड उनके अंदर समाया हुआ है उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं। 6 से 7 घंटे, ज़्यादा नहीं। अपर लिम्ब में मास कम है ना, तो ये 4 घंटे। यानी जब पेशेंट को पेन शुरू हो जाए समझ लेना ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है, और समझ लेना कि ये 4 घंटे बर्दाश्त कर सकता है। 4 घंटे बाद ये मसल से परमानेंटली डेड हो जाएंगे। और 3 टिश्यू ऐसे हैं जो एक दफ़ा अगर डेड हो गए तो दोबारा वो कभी भी नहीं बन पाएंगे, वो रीजनरेट नहीं होते हैं। कुछ भी हो जाए तो रीजनरेट नहीं होंगे। आजकल स्टेम सेल्स के ज़रिए नए बना रहे हैं, लेकिन ये अभी बहुत दूर के। स्टेम सेल पर बहुत काम हो रहा है। स्टेम सेल्स अगर इंजेक्ट कर दिए और लगा दिए तो नए मसल बन सकते हैं। स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और न्यूरॉन्स, इनके स्टेम सेल्स होते ही नहीं हैं। हाँ, एक स्केलेटल मसल, एक कार्डियक मसल और एक न्यूरॉन्स, ये एक दफ़ा अगर मर गए तो इनकी रिप्लेसमेंट है ही नहीं। बाकियों की है, एपिथेलियम की तो है ही है,
एपिथेलियम चला जाता है 3 हफ्ते में नया आ जाए। ये एपिडर्मिस है ना, हो जाए आपके ऊपर, तो आपके गर्मी में अगर एपिडर्मिस के ऊपर मेलेनिन ज़्यादा जमा हो जाए, ये वो आपका थोड़ा सा डार्क हो जाए ना, तो कोई मसला नहीं है, वेकेशन में फिर नया आ जाएगा, फिर आप वही ग्लो करेंगे, वही पिंक। बच्चे देखते हैं ना वेकेशनों में कैसे ग्लो करते हैं, लेकिन यही फिर स्कूल जाते हैं तो कैसे डार्क हो जाते हैं। ये उनका एपिडर्मिस जो है ये रिप्लेस हो जाता है, 3 हफ्ते चलता है, एपिडर्मिस नया आ जाता है। तो इस किस्म का एपिथेलियम। लेकिन वो जो आपको बताया मैंने कि एक दफ़ा अगर मायोकार्डियम में अगर इन्फॉक्शन, नेक्रोसिस हो गई, अगर इसको हम कहते हैं डेथ ऑफ द टिश्यू, डेथ ऑफ द सेल, सेल डेथ हो गया तो हम उसको कहते हैं नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस किस वजह से, नेक्रोसिस की तो काजेज बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो काज डिस्कस कर रहे हैं ये कौन सा काज है, ब्लड सप्लाई, वेस्कुलर काज है। ये वेस्कुलर की वजह से, इसकी क्या वजह हुई, इस्कीमिया की वजह से हुआ है। इस्कीमिया में कट ऑफ ब्लड, लेस ब्लड सप्लाई। अगर इसकी वजह से डेथ हो जाए टिश्यू की, तो फिर ऐसे टिश्यू की डेथ को सिर्फ नेक्रोसिस नहीं कहते, पर नेक्रोसिस तो सबको कहते हैं, हर चीज़ को नेक्रोसिस, इसको भी कहेंगे इस्कीमिक नेक्रोसिस, लेकिन फिर इसको प्यार से एक और नाम दिया गया है, उसका नाम है इन्फॉक्शन। इन्फेक्शन नहीं, इन्फॉक्शन। हर चीज़ के नेक्रोसिस को इन्फॉक्शन नहीं कहते। कोई भी काज हो उसकी वजह से नेक्रोसिस हो, उसको इन्फॉक्शन नहीं कहेंगे। इस्कीमिया की वजह से अगर नेक्रोसिस हो जाए तो फिर इसका दूसरा नाम इन्फॉक्शन है। तो अगर आपके मायोकार्डियम यानी मसल्स ऑफ द हार्ट को अगर इस्कीमिया की वजह से, जिसमें कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं और आपका मायोकार्डियम की नेक्रोसिस हो जाए, तो हम इसको इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियम भी कहते हैं और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी कहते हैं। एमआई, जिसको अमूमन डॉक्टर कहते हैं इसको एमआई हो गया है, या इसका प्यार से नाम है हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को दूसरा नाम हार्ट अटैक भी देते हैं। ये जो अमूमन हार्ट अटैक होता है, चेस्ट में पेन और पता चलता है वहाँ पर इसको दिल का दौरा, जिसको बड़े नाम है इसके, ये दरअसल मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ऐसी इन्फॉक्शन हर मसल में होती है, यानी स्केलेटन में भी यही खेल होता है। इधर जो तुम्हारी ब्रेकियल आर्टरी गई तो तुम्हारे फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स दोनों अफेक्ट होंगे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होगा वो फ्लेक्सर होगा, क्योंकि फ्लेक्सर में काम ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मसल। एक्सटेंसर देर से होते हैं अफेक्ट, ये हो जाते हैं पहले। अब ये डेड हो चुके हैं, अब आप जल्दी जल्दी आर्टरी को खोल भी देंगे तो ये दोबारा रिवाइव नहीं होंगे। ये आपको पहले करना था, आपने देर कर दी। तो पेशेंट में अगर डॉक्टर टाइम से पहुंच जाए तो डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर डॉक्टर देर से आ जाए तो अब मौलवी की ज़रूरत है, अब डॉक्टर की थोड़ी ना ज़रूरत है। फिर डॉक्टर को आप खामा खा मंगवा रहे हैं, आप इमाम साहब को मंगवाएं, अब तो वही तो, अब तो शुरू हो जाएंगे उसके वो रसूमात आखिरी। तो ये आपने बचाने की कोशिश की, नहीं हो सका, देर से पहुंचा, तो वो हो जाएगा डेड। अब मसल नहीं रहा, मसल ख़त्म हो चुका है। वो ख़त्म होते 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 ऐसे भी नहीं तो ख़त्म होकर उड़ जाएगा यहाँ पे। ये मसल जो है फिर मसल में रिप्लेस नहीं होगा, अब ये मसल विल बी रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू बन जाए, कोलेजन का बना होगा, और कोलेजन थोड़ी कंट्रैक्ट करेगा, अब वो गया, अब कंट्रैक्शन भूल जाओ। फिर वो जो फाइब्रस टिश्यू की जगह होगी तो फाइब्रस टिश्यू उस साइज़ का थोड़ी होगा, वो ऐसे स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच जो करेगा तो पेशेंट इस हालत में हमेशा रहेगा। ऐसी चीज़ को कहते हैं कंट्रैक्चर, कंट्रैक्शन नहीं, कंट्रैक्चर। किस वजह से हुआ है, इस्कीमिया की वजह से। ऐसा कंट्रैक्चर कहलाता है इस्कीमिक कंट्रैक्चर, इस्कीमिया की वजह से हुआ है ना, इस्कीमिक कंट्रैक्चर। और फिर ये इस्कीमिक कंट्रैक्चर एक साइंटिस्ट के नाम पर है, इसका नाम है वॉकमन, वॉकमन्स इस्कीमिक कंट्रैक्चर। वॉकमन्स कंट्रैक्चर इज एक्चुअली इस्कीमिक कंट्रैक्चर। ये क्यों हुआ है, वजह कुछ भी हो सकती है। अब की बार वजह क्या थी, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर की वजह से स्पाज्म या रप्चर ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। इतना ख़तरनाक है ये। अगर आर्टरी बच भी गई ना आपकी, तो मीडियन नर्व और रेडियल नर्व पर हमला हो सकता है। इतना वायलेंट जो है वो ट्रैप, इस तरीके से वो ट्रैप हो जाएंगे उसके साथ। वो फिर इस किस्म के फ्रैक्चर्स में पीसेज हो जाते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, इसको ओपन रिडक्शन करेंगे, खोल के सर्जरी करके प्लेटिंग वगैरह करेंगे। ऐसे नहीं कि प्लास्टर बांधते, ऐसे नहीं होगा, टुकड़े हो गए अंदर। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर फ्रैक्चर, सुप्राकंडाइलर बड़ा कॉमन फ्रैक्चर है और बहुत ही डेंजरस है। फ्रैक्चर ऑफ ओलेक्रनन प्रोसेस, ये आपने देखा है। कोई भी आप फ्लेक्स्ड आर्म्स के साथ गिरेगा अगर ऐसे, तो ये देखिए एल्बो प्रोमिनेंस, क्योंकि इस वक्त वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ओलेक्रनन इस वक्त प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्टेड तब होता है जब फुली एक्सटेंड हो जाता है और ओलेक्रनन चला जाता है ओलेक्रनन फोसा के अंदर।
तो ये फुली प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इट्स नॉट फुली प्रोटेक्टेड। तो उमूमन इस तरीके से गिरने से ये हो जाता है। तो ये फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर अगर यहाँ हो गया तो लाइन आ जाएगी, या लाइन है तो अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये उखड़ आता है, यहाँ से एवल्जन होती है और खींच लेता है इसको ट्राइसेप्स। क्या पता है ओलेक्रनन में कौन लगा हुआ है? ट्राइसेप्स लगा हुआ है। तो ये एवल्जन फ्रैक्चर है। ये देखें, एल्बो ट्रांसवर्स लाइन आ गई, एल्बो के 2 टुकड़े हो गए, तो जो ऊपर प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है उसको खींच लेगा कौन? ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स खींच लेगा तो फिर आप फ्लेक्सी हो जाएंगे, अब आप एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इसको ज्वाइन कर दें, इसको नेलिंग करें, वायरिंग कर दें, और उसके बाद इसको आप पोजीशन में, फ्लेक्स पोजीशन में रखें। एक्सटेंडेड में रखेंगे तो खिंचाएगा ऐसे, तो उसको फ्लेक्स पोजीशन में सीधा करके रखेंगे। जब हील हो जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ये ओलेक्रनन का फ्रैक्चर है। अब देखिए ओलेक्रनन की जगह पर, अब जैसे दूसरा देखें, यहाँ से आप ऐसे आप बैठे ना, जैसे उमूमन ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स अगर पढ़ते हैं तो ये इस तरीके से बैठना या ऐसे बैठना, लिखने के लिए यहाँ पर लगाना, नेचर ने यहाँ पर उसको सहूलत दी हुई है। सहूलत ये है कि ये स्किन है, ये टेंडन है, इसके बीच में फिर एक बरसा होता है, इसको हम कहते हैं ओलेक्रनन बरसा। नॉर्मली लुब्रिकेट करता है। उमूमन आपको पता है ना कि टेंडन और हार्ड बोन के बीच में कुदरत कोई स्पेस दे देती है, और कभी तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड भी डाल देती है, तो वो एक साइनोवियल बरसा सा बन जाता है। ये साइनोवियल बरसा है, तो एक बरसा है, इसको हम कहते हैं ओलेक्रनन बरसा। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो गई तो यहाँ आपको हाथ लगाएंगे तो आपको पेन होगा। ये ओलेक्रनन बरसा है। ओलेक्रनन बरसा को हम ओलेक्रनन बरसाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन जिसमें आपको एक्सटेंशन से आपको पेन फील होगा, और इसको ओलेक्रनन बरसाइटिस भी कहते हैं। इसको स्टूडेंट एल्बो भी कहते हैं उमूमन, क्योंकि ये उमूमन स्टूडेंट्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बहुत टेबल पे सपोर्ट करके बैठे हुए होते हैं, या लिखने के साथ इस तरीके से, या ऐसे बैठना बहुत देर तक, फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसलिए कहते हैं पोस्चर चेंज किया करें। जब आप बैठे ना किसी पोस्चर में बैठे, मुसलसल ना बैठे, पोस्चर को चेंज किया करें। उमूमन आप इस तरीके से माउस पे, अभी तो माउस नहीं है, किसी ज़माने में ऐसे होते थे ना, तो ये कार्पल टनल पे दबाव डाल के इन्फ्लेमेशन हो जाती थी, और इन्फ्लेमेशन की वजह से इनको कार्पल टनल सिंड्रोम बड़ा कॉमन हो गया। आजकल तो ज़ाहिर है माउस है नहीं, लैपटॉप में फिंगर से इस्तेमाल हो रही है, रिस्क कम हो रहा है इस्तेमाल, लेकिन ये है कि फिर भी पहले माउस होता था तो ये देखें, ये दबाव इस पर आता था सारा। तो दिस इज़ एक्चुअली द बरसाइटिस। उसको हम कहते हैं क्या? ओलेक्रनन बरसाइटिस। इसको एल्बो बरसाइटिस भी कहते हैं, और इसको स्टूडेंट एल्बो भी कहते हैं। दिस इज स्टूडेंट एल्बो इज एक्चुअली अनदर नेम फॉर दिस पर्पस। दूसरा है कोलिस फ्रैक्चर। ये बड़ा कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। कोलिस फ्रैक्चर आउट स्टेज हैंड पे जब आप गिरेंगे ना, तो होगा क्या पेशेंट के साथ? ये देखें, यहाँ ये रेडियस है, ये कार्पल बोन्स हैं, और ये हैंड है। अगर कोई ऐसे गिरा आउट स्टेज हैंड पे, ऐसे गिरा अगर, और यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, ये रेडियस ऐसे, तो होगा क्या कि रेडियस अगर यहाँ हो गया तो ये देखें, ठीक है, ये इसका प्रॉक्सिमल, ये जगह छोटा सा हिस्सा, रेडियस बाकी बड़ा, इतना 90% रेडियस, 95%, बाकी 5%, ये लोअर एंड का फ्रैक्चर है ना। ये फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पर, इस जगह पर। तो ये जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा जो कार्पल्स के साथ फेस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां ऐसे गिरा है, ऐसे गिरा है, तो आप यहां पर देखेंगे कि लाइक दिस, ऐसे गिरने की वजह से, ऐसे गिरने की वजह से ये जो प्रॉक्सिमल, जो इसका डिस्टल पोर्शन है, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए, ये अगर ऐसे में गिरा और यहां से टूटा, तो ये वाला टुकड़ा आगे आएगा कि पीछे जाएगा? पीछे जाएगा। इसका मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो ये जो डिस्टल फ्रेगमेंट है, ये कहाँ जाएगी? पीछे, और प्रॉक्सिमल वहीं है। इसका मकसद ये हो गया कि ये प्रॉक्सिमल वहाँ है, ये डिस्टल वाला जो इससे फ्री हो गया, तो कैसे? ये पीछे आ जाएगा ऐसे, और एक्सरे में आएगा कैसे? समझ गए? ये शेप किसका है? वो जो डिनर में हम खाते हैं ना चमचे के साथ, फॉर्क होता है कि नहीं? इसलिए इस डिफॉर्मिटी को कहा गया है डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, जिसमें क्या हो गया? डिस्टल फ्रैगमेंट विल बी डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली। तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हैंडल चम्मच का, और जहाँ चम्मच के कांटे होते हैं ये पीछे, तो शेप आ जाएगा
इस तरीके से। इसको डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। और ऐसे फ्रैक्चर को कहते हैं कोलीज फ्रैक्चर। ये डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर है, जहाँ ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से ओल्ड एज में, ख़ास तौर पे फीमेल में बड़ा कॉमन है ये, क्योंकि फीमेल में ईस्ट्रोजन सप्लाई विथड्रा होने के बाद ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जो लोअर एंड ऑफ द रेडियस है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से आउट हैंड पे ग्रेना भी, अगर इस तरीके से कोई स्लिप हो गई और हाथ ऐसे दे दिया, क्लिक गया, बहुत कॉमन है ये, बहुत। फीमेल में तो इतना कॉमन है, फीमेल ऐसे हाथ पकड़ के आना, दूर से समझ जाना कि ये कोलीज फ्रैक्चर हुआ होगा इसका। और ऐसे एक्सरे देखोगे तो डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, वो फिर उसको आप ठीक करेंगे। ऐसा ही अगर यहाँ ऐसा ही अगर उल्टा ऐसे गिरा कोई, तो अब की बार वो फ्रेगमेंट आगे आएगा। इसको रिवर्स कोलीज भी कहते हैं, और इसको फिर नाम दिया गया है स्मिथ्स फ्रैक्चर। ये देखें, आपको आउटर हैंड पे गिरा है, वो ऐसे गिरा है, इसमें जो डिस्टल एंड आगे आ जाएगी, इसमें डिस्टल एंड पीछे चली जाएगी। इसको हम स्मिथ्स फ्रैक्चर, रिवर्स कोलीज फ्रैक्चर भी कहते हैं इसको। ये कम होता है, ऐसे लोग कम गिरते हैं, ऐसे ज़्यादा करते हैं। कोलीज ज़्यादा कॉमन है इसमें। ये स्मिथ्स फ्रैक्चर जो मैंने आपको बताया, फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड, ये भी बड़ा कॉमन है। आउटर से हैंड पे कोलीज में तो बाद में आएगी बारी, इससे पहले स्केफॉइड गया। स्केफॉइड के साथ एक चीज़ समझ लें आप, स्केफॉइड ये जा रहा है ना, इसको जब ब्लड सप्लाई मिलती है ना, तो इसको प्रॉक्सिमल भी मिलती है एक ब्लड सप्लाई, और एक आर्टरी इधर भी देती है इसको सप्लाई। अच्छी बात है। और इसका फ्रैक्चर होता है कहाँ? इसका फ्रैक्चर होता है मिडिल पर, जहाँ वो थोड़ा सा नैरो होता है, जहाँ फ्रैक्चर होता है। अगर ये फ्रैक्चर यहाँ हुआ तो क्योंकि डिस्टल फ्रैगमेंट को अपनी ब्लड सप्लाई है, प्रॉक्सिमल को अपनी ब्लड सप्लाई है, तो इसकी ब्लड सप्लाई जारी रहती है और हील हो जाता है जल्दी। लेकिन कुछ को ब्लड सप्लाई सिर्फ प्रॉक्सिमल नहीं, सिर्फ डिस्टल होती है, उनको प्रॉक्सिमल यहां से मिलती है, ऐसे मिलती दोनों को ये है, लेकिन एक ब्लड सप्लाई से, एक आर्टरी से ब्रांच आई डिस्टल से, और वो रिटर्न होके डिस्टल को सप्लाई करते हुए प्रॉक्सिमल को कर देगी। इससे इसका काम चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब फ्रैक्चर होगा। अगर फ्रैक्चर यहां हुआ ऐसे, तो ये ब्लड सप्लाई रहेगी कि गई? तो ऐसे हालत में ब्लड सप्लाई सिर्फ किसको मिलेगी? डिस्टल को मिलेगी, और प्रॉक्सिमल जो मिल रही थी अब नहीं मिलेगी। इसका मकसद है कि प्रॉक्सिमल जो होगा वो उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस के इन्फॉक्शन वर्ड कर सकते हैं ना, इंटरनल ब्लीडिंग तो होगी, वो तो ठीक भी हो जाएगी चलो, लेकिन ब्लड सप्लाई मुस्तकिल तौर पे कट गई तो वो तो गया ना काम से, तो फिर प्रॉक्सिमल पोर्शन जो होगा उसकी हो जाएगी नेक्रोसिस, इन्फॉक्शन। इसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी कहते हैं, इस्कीमिक नेक्रोसिस भी कहते हैं, और साथ में इन्फॉक्शन भी यही नाम होता है। और इन्फॉक्शन अगर हो गई तो अब ये हील तो नहीं होगा, हील नहीं होगा, पड़ा होगा, ये पेन जाएगा ही नहीं। जब भी आएगा पेशेंट इधर बोलेगा पेन है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, आप क्या करेंगे? इसके सेनफ बॉक्स में हाथ डाल के थोड़ा जोर देंगे, पेशेंट चीखेगा। तो इसके फाइड बोन को पल्पेट करते हैं कहाँ से? सेनफ बॉक्स से, क्योंकि फ्लोर ऑफ द सेनफ बॉक्स इज फाउंड पार्शली बाय द स्केफॉइड बोन आल्सो। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर इसको कट करके, ओपन करके इसके गंद को निकालना पड़ेगा, और फिर ग्राफ्टिंग करोगे तो फिर बोन जहाँ फ्रैक्चर। अब ये कभी हील नहीं होगा जब तक इसका गंद निकाल नहीं लोगे, समझ गए? इसको इस्कीमिक नेक्रोसिस। तो इसमें क्यों इस्कीमिक नेक्रोसिस कॉमन है स्केफॉइड में? क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई कुछ लोगों में सिर्फ प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड में आती है, प्रॉक्सिमल पर पहुंचती है, कट लगने की वजह से प्रॉक्सिमल विल बी टोटली डिप्राइव्ड ऑफ द ब्लड सप्लाई। ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस्कीमिक नेक्रोसिस के बड़े चांसेस होते हैं स्केफॉइड के प्रॉक्सिमल पोर्शन के, उन लोगों में, सब में नहीं, उन लोगों में जिनको ब्लड सप्लाई एक जगह से एंटर होती है डिस्टल से। वरना तो तकरीबन बहुत सारे लोगों में दो ब्लड सप्लाई होती हैं, एक पीछे एक आगे। इसमें कट लग गया तो फिर ज़ाया नहीं होगा बोन का टुकड़ा, क्योंकि दोनों को ब्लड सप्लाई जारी रहती है। इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसके फर्दर नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह इसकी क्लिनिकल्स ख़त्म कर दूँगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्लास आपकी इंशाल्लाह लास्ट होगी क्लास में, अपर लिम्ब की इंशाल्लाह लास्ट करेंगे।